तो पिछली क्लास में हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड की डेफिनेशन वगैरह अच्छे से देख ली थी, जिसका फॉर्मूला था E इज इक्वल टू एफ अपॉन क्यू। तो जैसे हमने जब कूलाम्स लॉ पढ़ा था उसके बाद एक देखा था कि कूलाम्स लॉ का सुपरपोजिशन प्रिंसिपल भी पढ़ा था। सेम उसी तरह से यहाँ पे है कि अगर एक चार्ज पार्टिकल, कोई भी हमने सोर्स पार्टिकल लिया और उसके आसपास बहुत सारे छोटे छोटे या Q1 Q2 कह सकते हैं चार्ज पार्टिकल्स हैं, तो उनकी वजह से वहाँ कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। तो वो अब अगर चेक करना है अलग अलग, मतलब सुपरपोजिशन देखना है सबका, तो उसी टॉपिक का या तो आप कहें इसको सुपरपोजिशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, या कह सकते हैं सुपरपोजिशन ड्यू टू टू और मोर पॉइंट चार्जेस, या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू मल्टीपल चार्जेस। एक ही बात है। इसके न्यूमेरिकल्स काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। 3-4 पेपर में मैंने स्पेशली इसी टॉपिक के क्वेश्चंस देखे हुए हैं। तो जब ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा उसके बाद मैं जितने भी 2-3 साल के तकरीबन पेपर लूँगा और उसमें देखेंगे कि किस किस टाइप का क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछा गया है। तो सबसे पहले तो देखते हैं। तो बहुत ईजी है। सपोज जैसा कि मैंने अभी बताया, कोई भी आप एन चार्जेस जैसे मैंने लिए Q1 Q2 Q3 और Qn किन पोजीशंस पे रखे हैं। तो जो मेन जो सोर्स चार्ज है, जैसे जहां हम Q पे पता करना चाह रहे हैं, उसी से कंपेयर कर रहे हैं कि पहला जो Q1 चार्ज पार्टिकल है वो कहाँ है, R1 डिस्टेंस पे। Q2 पार्टिकल कहाँ है, R2 पे, एंड सो ऑन। तो अप्लाइंग एन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस, तो कूलाम्स लॉ हमने लगाया। तो हम नेट फोर्स कहाँ काउंट करना चाह रहे हैं, Q पे। तो कूलाम्स लॉ के सुपरपोजिशन से हमें मालूम है कि F विल बी इक्वल टू F1 प्लस F2 प्लस F3 एंड सो ऑन। कहाँ तक, अगर हमने n पार्टिकल एज्यूम किए हैं तो n तक। पहले थोड़ा सा इसका फिगर देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए ये जो P पॉइंट है, यहाँ पे है मेन आपका चार्ज, यानी कि कैपिटल Q। बाकी देखो ये Q1 हो गया, Q2 Q3 Q5 ऐसे करके ये Q1 हो गया, Q4। तो इन सब की वजह से हम देखना चाह रहे हैं कि कितना यहाँ होगा। तो आप देखिए ये P पे कैसा है। ज़्यादातर हम न्यूमेरिकल भी जब बाद में देखेंगे, तो जब हमें कोई चार्ज पार्टिकल अपनी तरफ से मानना होता है तो पॉजिटिव टेस्ट चार्ज लेते हैं। और ये Q1 भी जैसे पॉजिटिव है, तो इन दोनों के बीच में जो इलेक्ट्रिक फोर्स की डायरेक्शन होगी वो फोर्स की डायरेक्शन के हिसाब से काम करेगी। तो क्योंकि ये भी पॉजिटिव है ये भी पॉजिटिव है, तो ये रिपल्सिव होगी। तो ये देखिए ये जो E1 है, मतलब Q1 की वजह से जो फोर्स लग रही है इलेक्ट्रिक फील्ड की, वो किधर होगी देखो, E1 मतलब रिपल्सिव, तो इसलिए E1 की डायरेक्शन इधर है। इसी तरह से Q2 जैसे ये है तो Q2 भी पॉजिटिव है और P पॉइंट पर जो चार्ज है वो भी पॉजिटिव है, तो इन दोनों की वजह से जो होगा वो क्या होगा, E2, और उसकी डायरेक्शन भी देखिए कैसी है, रिपल्सिव। इस तरह से ये कुछ डायग्राम बना है। अब फॉर्मूला आपको कूलम्स लॉ की वजह से मालूम है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, फर्स्ट चार्ज सेकंड चार्ज, फिर डिवाइडेड बाई उनके बीच में जो डिस्टेंस है। तो क्योंकि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट तो हर फॉर्मूले में कॉमन है, तो उसको हमने बाहर लिखा। यहाँ लिखा Q1 अपॉन में R, जो डिस्टेंस है वो, और साथ में क्योंकि हम वेक्टर क्वांटिटी लिख रहे हैं इसलिए R1 कैप। ऐसे ही मैंने F2 लिखा, ऐसे ही F3 लिखा। लिखने के बाद में सब में से ये जो कैपिटल Q है वो भी कॉमन है, तो उस कैपिटल Q को भी बिल्कुल बाहर निकाल दिया। उसका एक रीज़न है, क्योंकि हमें पता है, हमें फॉर्मूला तो इलेक्ट्रिक फील्ड का ड्राइव करना है, तो जानबूझ के हमने F इज इक्वल टू क्यू लिखा, और जो बाकी की जो क्वांटिटी है इसको एक तरह से कह सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। तो कंपेयर करोगे, मतलब ये एक तरह से डेफिनेशन है इलेक्ट्रिक फील्ड की। तो जब आप कंपेयर करोगे तो E की वैल्यू कितनी आ रही है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 R1 स्क्वायर, फिर R1 कैप प्लस Q2/R2 स्क्वायर R2 कैप एंड सो ऑन। तो इसको अगर मैं समीशन फॉर्म में लिखना चाहूँ, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ पॉइंट पे निकाला है हमने, P पॉइंट पे, और P पॉइंट पे कौन है, कैपिटल Q चार्ज। तो उस जगह बाकी के चार्ज पार्टिकल की वजह से जितना फोर्स वो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो ये होगा, और इसको समीशन फॉर्म में लिख दिया। जैसे ये n पार्टिकल थे तो I इज इक्वल टू 1 to n Q1 अपॉन में आर आई स्क्वायर, और फिर आर आई कैप। तो ये आपका जो एक्सप्रेशन है उसको हम बोलेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन है। कहाँ पे, पी पोजीशन पे, किसकी वजह से, एन सोर्स चार्जेस की वजह से। तो ये छोटा सा डेरिवेशन था एक, पर जैसा कि मैंने बताया इसके न्यूमेरिकल एग्जाम में अच्छे खासे पूछे जाते हैं। ये कुछ एग्जाम्पल, मैं 2 एग्जाम्पल अभी कराने जा रहा हूँ जो कि हमारी बुक के ही हैं, जो इग्नू ने जो आपको बुक प्रोवाइड की है उसी के। ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छे हैं। तो देखते हैं। एन इलेक्ट्रिक फील्ड कहता है कि इज सेटअप बाई 2 पॉइंट चार्जेस Q1 एंड Q2 सच दैट
Q1 इज इक्वल टू माइनस Q2, इस तरह से लिखने का मतलब है कि एक Q1 का मैग्नीट्यूड दोनों का सेम है, लेकिन ये माइनस Q2 का मतलब है कि Q2 आप ले सकते हो नेगेटिव और Q1 कैसा होगा, ऑब्वियसली पॉजिटिव। आर सेपरेटेड एंड सेपरेटेड बाई अ डिस्टेंस दिस, ठीक है। तो ये चार्जेस आपको दे दिए, उनके बीच में डिस्टेंस दे दी। अब कह रहे हैं कि फिगर के अकॉर्डिंग, आपको क्वेश्चन में फिगर दिया गया है पहले से, अभी नेक्स्ट पेज पर मैं दिखाऊंगा। तो उस फिगर में पॉइंट ए एक मार्क किया गया है और एक पॉइंट बी, कि दोनों जगह इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल के दिखाओ। तो इस क्वेश्चन, एक तरह से ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, तो इसको थोड़ा ध्यान से समझो, क्योंकि जब ये चैप्टर की थ्योरी खत्म हो जाएगी तो जब मैं न्यूमेरिकल कराऊंगा तो उस टाइम पे थोड़े एडवांस क्वेश्चन ही होंगे। तो एटलीस्ट ये बेसिक वाले क्वेश्चन आने चाहिए। डायरेक्शन कैसे निकालते हैं, कब जैसे फॉर्मूला कैसे यूज़ करना है, तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। तो चलिए देखते हैं, पहले तो फिगर देखते हैं इसका। और यहाँ से आप याद रखिए Q1 Q2 सेम है बट अपोजिट इन साइन। फिर उनके बीच में डिस्टेंस कितनी है, 0.1। अब आते हैं मेनली इसके फिगर पे। तो ये आपका फिगर जो कि बुक में ऑलरेडी आपको दिया गया है, ये Q1 है, समझ आ गया यहाँ तक। ये Q2 है, ये भी समझ आ गया। और दोनों ही कैसे हैं, सेम मैग्नीट्यूड है लेकिन अपोजिट डायरेक्शन है, एक तरह से पॉजिटिव और एक पे उतना ही नेगेटिव चार्ज है। ये सब कुछ फिगर पहले से ही दिया गया है कि यहाँ से ये जो बी पॉइंट है, हमें यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है और एक ए पे इलेक्ट्रिक फील्ड पता करना है। फिर एक थर्ड क्वेश्चन, मतलब एक सेपरेट क्वेश्चन दिया गया है, उसमें इस सी पॉइंट पे भी पूछा गया है। तो अभी के इस क्वेश्चन के लिए तो मैं ए और बी पे डिस्कस करते हैं। तो चलिए पहले ए पे बात करते हैं। तो यहाँ इस फिगर से समझते हैं। देखो Q1 की वजह से इस ए पे हमें क्या पता करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये प्लस है, तो जब ये प्लस है और यहाँ पे ए पे, तो मैंने कहा है कि आपको जब अपनी मर्जी से कोई टेस्ट चार्ज या कुछ भी चेक करना है तो हमेशा एक प्लस का चार्ज लिया कीजिए। तो यहाँ पे मैं कैसा चार्ज लूँगा, प्लस का, क्योंकि हम ए पे दिया नहीं गया है, टेस्ट चार्ज है एक तरह से। तो ये Q1 और ये भी पॉजिटिव, तो ये दोनों के बीच में इलेक्ट्रिक फोर्स कैसी होगी, रिपल्सिव। तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी कैसा होगा, रिपल्सिव। तो इसका मतलब जो भी यहाँ पे होगा इसकी डायरेक्शन कैसी होगी, तो ये Q1 है, तो इसका एरो इस साइड होगा या इस साइड होगा, तो ऑब्वियसली रिपल्सिव है तो इस साइड होगा। और इसको मैं नाम दे देता हूँ E1। इसी तरह से आपको सोचना है कि ये Q2 क्या है, तो Q2 क्या है, नेगेटिव है, और ये कैसा है, पॉजिटिव। तो इन दोनों की वजह से जो फोर्स होगी वो कैसी होगी, अट्रैक्टिव। तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड भी, डायरेक्शन भी कैसी होगी, फोर्स की तरह। तो अगर ये अट्रैक्टिव नेचर का है तो इसकी डायरेक्शन भी किधर होगी, इसी तरफ, यानी कि E2। तो ये चीज़ हमने फिगर से पता लग रही है, मतलब सोच समझ के कि E1 भी इसी डायरेक्शन में है, E2 भी है। तो रिजल्टेंट कितना होगा, रिजल्टेंट कितना होगा Q1 की वजह से और Q2 की वजह से, कि दोनों को हम ऐड कर देंगे क्योंकि ये एक ही डायरेक्शन में आ रहा है। तो फिगर से ये बहुत अच्छे से हमें समझ आ रहा है कि पहले E1 निकाल लो, E2 निकाल लो, दोनों को ऐड कर दो। लेकिन कभी कभी ऐसी सिचुएशन आती है कि हम फिगर से नहीं समझ पाते हैं, तो इसीलिए हम फॉर्मूला यूज़ करते हैं, कौन सा, डायरेक्शन वाला। यानी कि E इज इक्वल टू में पहले हम लिखेंगे 1/4πε। कुछ स्टूडेंट होने उनको फिगर से उतना समझ नहीं आता है, तो ये लिखा। फिर यहाँ पे जो भी Q/r² लिखेंगे, और यहाँ क्या लिखते हैं, डायरेक्शन। तो जैसे कि अगर ये देखा जाए तो इस तरफ कौन सी डायरेक्शन होती है, अगर हम थोड़ा कार्टेशियन एक्सिस को बनाएं तो इस तरफ ये प्लस का एक्स एक्सिस होता है, इस तरफ ये वाई होता है। अब जिन लोगों ने PHE 4 5 अच्छे से पढ़ा होगा उनको पता होगा कि एक्स एक्सिस की ओर जो यूनिट वेक्टर होता है वो क्या होता है, आई कैप। तो इसलिए ये इस साइड की डायरेक्शन में है, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, आई कैप। ऐसे ही Q2 की वजह से जो लगाएंगे उसकी डायरेक्शन लिखेंगे और नॉर्मली ऐड करते जाएंगे। तो ऐड कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। तो ये मैंने कब बताया, जब आप डायरेक्शन को नहीं समझ पा रहे हैं, जैसे फिगर से। अगर आपको फिगर से समझ आ रहा है तो सिंपल मैग्नीट्यूड निकालो और ऐड कर दो। चलिए मैं बुक वाला तरीका ही सिखाता हूँ। तो एट ए हमने पहले इलेक्ट्रिक फील्ड E1 निकाला, किसकी वजह से, Q1 की वजह से। तो क्या फॉर्मूला होता है, 1/4πε0, जो कि है 9 × 10⁹ फिर पहला चार्ज जिसकी वजह से निकाल रहे हैं वो यहाँ लिखिए और डिस्टेंस लिखिए। तो ये डिस्टेंस आपको बुक में पहले से ही दी गई है क्वेश्चन में, कि इनके बीच की डिस्टेंस 0.1 है, और सेकंड चार्ज पार्टिकल से ये ए पॉइंट कितनी दूरी पे है, 0.04। तो ऑब्वियसली Q1 और ए के बीच में कितनी डिस्टेंस होगी, 0.06। तो यहाँ पे लिखा है 0.06 मीटर का स्क्वायर। और ये आई कैप क्यों आया है वो आपको समझ आ गया होगा, क्योंकि हम इनके बीच में डायरेक्शन निकाल रहे हैं, और अलोंग एक्स एक्सिस जो हमारा यूनिट वेक्टर होता है वो आई कैप होता है, इसलिए यहाँ आई कैप लिखा है।
इसके बाद सिंपल कैलकुलेशन है जो आप अपने आप कीजिए। तो सॉल्व करने पे ये आ गया 3 × 10⁻⁷ न्यूटन पर कूलाम। इग्नू के अंदर इस चीज़ की मैंने कॉपी देखी है, कुछ स्टूडेंट बाप जैसे प्रोसीजर है इग्नू के अंदर कि हम कॉपी, अगर आपको लग रहा है कि मार्क्स ठीक से नहीं मिले या चेकिंग ठीक से नहीं है तो आप मंगा सकते हैं। तो कई स्टूडेंट के मैंने मैथ्स की भी और फिजिक्स की भी देखी हैं, कभी कभी टीचर्स ये यूनिट वगैरह ठीक से ना लिखी हो तो वो पूरा ही काट देते हैं, मार्क्स नहीं देते। तो इस चीज़ पे आपको थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। नेक्स्ट है, अब इसी ए पॉइंट पे सिर्फ एक देखो, अभी अभी जो हेडिंग पड़ी थी वो क्या थी, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू मल्टीपल चार्जेस। तो हमने Q1 की वजह से तो निकाल लिया ए पे, लेकिन Q2 की वजह से भी तो निकालना पड़ेगा, क्योंकि हमें जो फिगर दिया गया है उसमें दो ही चार्ज पार्टिकल हैं, तो दोनों की वजह से इस ए पॉइंट पे कुछ ना कुछ फील्ड होगा, वो निकालना है। तो इसलिए जो Q2 की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड है उसको हम क्या नाम दे रहे हैं, E2। तो इस बार डिस्टेंस कितनी है, 0.04। तो हमने यहाँ पे लिखा E2 में ये वैल्यू लिखी, फिर Q2 जो वैल्यू दी गई थी वो लिखी, फिर 0.04। अब आप यहाँ देखिए कि अगर आपको ये डायरेक्शन नहीं पता है, जैसे डायरेक्शन निकालना अगर नहीं आता है, तो मैंने क्या कहा था आपसे कि ये ए है और यहाँ आई है। तो अब इनके बीच में देखिए कि ये कैसी फोर्स होगी इस टाइम, अगर ये प्लस है और ये नेगेटिव है, तो इनके बीच में जो भी फोर्स है वो कैसी है, अट्रैक्टिव नेचर की। तो अट्रैक्टिव नेचर की है, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, देखो कि वो एक तरह से इसको अपने मतलब एक बार देखते हैं दोबारा, ये ए है और इसकी फोर्स किस तरफ है, इस तरफ। और आज की या कल की क्लास में एक टॉपिक भी आएगा, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स। तो वहाँ से भी आप रिलेट करके अच्छे से समझ पाएंगे कि जब -Q2 लिखा होता है तो इसकी तरफ इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स किस तरह के नेचर की होती है, उनका एरो किधर होता है, वो सब आप वहाँ पे देखोगे। तो आप देखिए इस नेचर के हिसाब से, क्योंकि जहाँ पे सोर्स मतलब एक तरह से जिसका हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं, वहाँ पे इस तरह से आप एक्स और वाई एक्सिस बना के देख लिया कीजिए। जैसे यहाँ Q1 की वजह से निकाले थे, तो यहाँ पे आप ऐसे एक्स और वाई एक्सिस बना के देख लो कि जो इलेक्ट्रिक फोर्स की डायरेक्शन है वो किधर जा रही है, प्लस आई के अलोंग या माइनस आई के अलोंग। तो अगर Q2 के हिसाब से यहाँ देखें, तो Q2 के हिसाब से यहाँ पे जो नेचर है वो इस तरफ है, तो किस तरफ है, मतलब Q2 से लेफ्ट साइड में है, तो हम उसको क्या बोलेंगे, माइनस आई। तो ये चार्ज पार्टिकल का मेन जो चार्ज दे रखा था विद नेगेटिव साइन, तो वो हमने लिखा, और उसकी जो डायरेक्शन है वो माइनस आई कैप। तो ये माइनस और ये माइनस ऑटोमेटिक प्लस हो गया, तो 6.75 इंटू 10⁻⁷ फिर न्यूटन पर कूलम। फिर अब ए पॉइंट पे हमें नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो दोनों को, क्योंकि ये भी प्लस का आ गया ऑटोमेटिकली, ये भी प्लस का आ गया, तो इनको ऐड कर दिया और ये आपका आंसर है। तो जिनको ऐसे समझ आता है बुक के अकॉर्डिंग तो वो भी बढ़िया है, अदरवाइज वैसे मेरा अगर पूछा जाए तो मैं अपने हिसाब से क्या करता हूँ, फिगर में पहले डायरेक्शन देख लेता हूँ। जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था, एक बार दोबारा बता देता हूँ कि आप क्या किया कीजिए कि इस जिस जगह हम चेक कर रहे हैं वहाँ ऑब्वियसली हमें पॉजिटिव चार्ज मन में ध्यान रखना है। तो ये Q1 और A के बीच में जो भी फोर्स है उसकी डायरेक्शन देख लो, वही इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी, तो उसकी डायरेक्शन इधर आ गया। इसी तरह से Q2 और इसके बीच में जो एट्रैक्टिव फोर्स होगी तो उसका भी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन सेम होती है, तो ये भी इधर आ रहा है। तो एक ही लाइन के ऊपर दोनों सेम आ रही हैं, अगर ये अपोजिट डायरेक्शन में होते तो उनको माइनस कर देते ऐसा। तो यहाँ पे दोनों सेम डायरेक्शन में आ रही हैं और एक ही तरफ है, तो इसलिए दोनों को प्लस कर देंगे। दूसरा, जब आप इसका इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हो तो क्या करना है, आपको ये आई नहीं लिखना है उस केस में, ठीक है। आपको सिर्फ मैग्नीट्यूड निकालना है, मैग्नीट्यूड निकालना है, तो ये आई भी नहीं लिखना है और यहाँ पे जो Q2 का जो नेगेटिव साइन है ये भी नहीं लिखना है, क्योंकि हम क्या निकाल रहे हैं, सिर्फ मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन की बात नहीं कर रहे हैं। तो जब डायरेक्शन की बात नहीं कर रहे हैं तो आपको ये आई कैप हटा देना चाहिए, हटा देंगे तो इनका मैग्नीट्यूड आ जाएगा सिंपल, और इस ए पे क्योंकि हमने डायरेक्शन फिगर से पता कर ली है तो वो ऐड कर देंगे। तो इस चीज़ का ध्यान रखिए, अगर आप डायरेक्शन क्लियरली नहीं फिगर से सोच पा रहे हैं तो फिर ऑब्वियसली यहाँ आई कैप माइनस आई कैप और यहाँ Q2 के सामने नेगेटिव साइन, ये सब चीज़ें सोचनी पड़ेंगी। और अगर आप फिगर से पता कर लेते हैं तो ये सब लिखने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट आप मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला लगाइए और मैग्नीट्यूड के फॉर्मूले में ध्यान रखिए Q1 का कोई साइन नहीं लिखा जाता और ना ही डायरेक्शन लिखी जाती है। लेकिन आपकी जो बुक है उसमें थोड़ा इसी तरह से है, तो मैंने वही वाला समझा दिया है, दोनों समझा दिए। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है आप उसको कैसे करने वाले हैं। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है कि बी पॉइंट पे पता करना है, तो पहले तो इसका फिगर समझते हैं कि बी पॉइंट पे इसका फिगर मतलब है कैसा।
तो बी पॉइंट देखिए ऊपर है, बी पॉइंट देखिए यहाँ है। अब फिर से वही सोचिए कि जिस जगह आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहते हैं उस जगह आप मन में ध्यान रखिए कि हम पॉजिटिव टेस्ट चार्ज देते हैं, ठीक है। तो ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है। अब हम बी पॉइंट पे चले गए, तो इन दोनों के बीच में कैसी फोर्स होगी, रिपल्सिव। तो जैसी फोर्स की डायरेक्शन वैसी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, यानी कि इस तरफ, E1 की तरफ। इसी तरह से हम Q2 की वजह से निकालेंगे, तो Q2 पे क्योंकि नेगेटिव चार्ज है और ये पॉजिटिव, तो ये अट्रैक्टिव फोर्स होगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी देखो अट्रैक्टिव यानी इस तरफ होगी। तो ये आपका E2 का डायरेक्शन हो गया। तो ये चीज़ मैं आपको सिखा रहा हूँ फिगर से सीधा। तो अगर इस डायरेक्शन में E1 है, इस डायरेक्शन में E2 है, और देखो आप अगर गौर से देखोगे, हालांकि ये क्वेश्चन में दिया नहीं गया था, लेकिन समझिए ये भी पॉइंट वन है, ये भी पॉइंट वन है, और ये भी पॉइंट वन है। तो ये इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया। इक्विलेटरल ट्रायंगल में ये तीनों एंगल जो हैं वो कितने होते हैं, 60 डिग्री के। इंटरनल एंगल जो तीनों होते हैं वो इक्वल होते हैं। तो उसी ज्योमेट्री से आप अगर ठीक से निकालेंगे तो ये एंगल भी कितना आएगा, 60 डिग्री। अगर ये 60 डिग्री है, अगर, क्योंकि ये नॉर्मल होगा ना इसके बीच में, जो भी आएगा E1 और ये E2। तो पहले हम क्या करेंगे, E1 और E2 निकाल लेंगे। अब इनका रिजल्टेंट जो होगा, तो ये वही PHE 4, 5 और PHE 1 की सब टॉपिक है, कि अगर एक किसी पॉइंट पे दो इस तरह से फोर्सेस लगाई गई हों, जैसे कि इस तरफ ए है और इस तरफ बी है, तो इनका जो रिजल्टेंट होगा वो ट्रायंगल लॉ से निकालो या फिर पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर से निकालो। तो वहाँ पे इनका जो रिजल्टेंट है, सपोज आर है, तो ये आर की वैल्यू कैसे निकालते थे कि आर इज इक्वल टू, अगर आपको मैग्नीट्यूड निकालना है तो अंडर रूट के अंदर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। यहाँ थीटा क्या होता है, इन दोनों के बीच का एंगल। तो उसी तरह से डायरेक्शन अगर निकालनी है तो थीटा इज इक्वल टू में, या फाई इज इक्वल टू में tan इनवर्स वाई अपॉन एक्स, बी अपॉन ए। तो ये सब चीज़ें पहले की हैं, तो मैं यहाँ पे वही करने वाला हूँ। सिंपल E1 निकालो, E2 निकालो, और रिजल्टेंट के लिए ये फॉर्मूला लगा दो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस 60। चलिए देखते हैं अब बुक के हिसाब से क्या है, क्योंकि बुक में क्या होता है कि यहाँ डायरेक्शन भी लिखी जाती है साथ साथ। तो ये डायरेक्शन क्या होगी, अब यहाँ पे आप इसको कोई भी एक डायरेक्शन दे दो। अपवर्ड है तो आर पॉजिटिव इसको नाम दे देंगे, आपकी बुक में देखेंगे अभी थोड़ी देर में। ये नीचे की ओर है तो आर नेगेटिव साइन दे देंगे, और फिर वैल्यू देखेंगे। फिर यही फॉर्मूला यही लगाना पड़ेगा इनको भी, जो मैं बता रहा हूँ। तो चलिए देखते हैं। और दूसरा एक तरीका ये है कि अगर ये फॉर्मूला ये नहीं लगाएंगे तो ये E1 निकाल लो, और इस E1 का इस EB की तरफ कितना फोर्स है, ये क्या होता है। ये सब पहले की चीज़ें हैं PHE 1, 2 और 4, 5 की, कि अगर जैसे आपके पास ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये आपके पास कोई फोर्स है, तो इस फोर्स का कौन सा हिस्सा इस डायरेक्शन में होगा और इसी फोर्स का कौन सा हिस्सा इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होगा। तो अगर ये पहले से नहीं पता है तो मैं बता देता हूँ। कोई भी फोर्स अगर इस तरह से दी गई है, कोई भी वेक्टर दिया गया है, और ये एंगल अगर थीटा है, तो इसके साथ वाली जो लाइन होगी उस तरफ इसका जो अलोंग द वेक्टर आएगा एक तरह से, वो आएगा एफ कॉस थीटा हमेशा। और जो ये परपेंडिकुलर वाली लाइन होगी ये होगी हमेशा एफ साइन थीटा। मतलब ये टोटल फोर्स एफ है, उसका ये हिस्सा हो जाता है, एक एफ साइन थीटा और एक एफ कॉस थीटा। फिर हम इस एफ को यहाँ से हटा सकते हैं। तो सेम तरीके से अगर ये ऊपर E1 है, तो E1 का 60 डिग्री पे इस साइड में कितना इफेक्ट होगा, तो E1 cos 60। इसी तरह से E2 का निकाल लेंगे और दोनों को क्या कर देंगे, ऐड। तो इस क्वेश्चन को करने के बहुत सारे तरीके हैं, ठीक है। चलिए अब देखते हैं इन्होंने कैसे किया है, और फिर उसको करते हैं। हमें बी पॉइंट पे निकालना है, तो सबसे पहले हमारा काम है E1 E2 को निकालना। तो E1 E2 के लिए हमें क्या क्या चाहिए, जिस चार्ज पार्टिकल की वजह से निकाल रहे हैं वो चार्ज पार्टिकल का मतलब जितनी वैल्यू है वो, और उनके बीच में डिस्टेंस। तो हम बी पे निकाल रहे हैं पहले Q1 की वजह से, तो ये डिस्टेंस कितनी है, 0.1, और Q1 आपको पहले से दिया गया है, तो हम बस वैल्यू पुट करेंगे पहले और फिर निकालते हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन में। तो Q1, ये देखिए ये पहले 1/4πε0, ये Q1 और ये 0.1, और फिर मैंने कहा था डायरेक्शन ये लोग लिखेंगे। तो यहाँ पे आर पॉजिटिव, आर का मतलब क्या है कि डायरेक्शन, और पॉजिटिव का मतलब अपवर्ड, नेगेटिव का मतलब डाउनवर्ड। तो ये लिखा इन्होंने, सॉल्व किया तो ये वैल्यू आ रही है। इसी तरह से Q2 की वजह से निकालेंगे, तो जो मैग्नीट्यूड है उसका वो लिखेंगे प्रॉपर, और डायरेक्शन जो है आर नेगेटिव मतलब डाउनवर्ड।
दोनों वैल्यू निकालनी। उसके बाद में मैंने आपसे कहा भी है, आप चाहें तो ये थ्योरी पढ़ सकते हैं, जो मैंने एक्सप्लेन की है वही है यहाँ पे, यानी इन्होंने वो वाला तरीका लगा दिया कि जैसे फिगर आपको याद हो अभी समझाया था मैंने, ये E1 है इधर, ये E2 है इधर, तो इन्होंने क्या किया है, ये बीच में ये कितना है 60 डिग्री, तो इस फोर्स का 60 डिग्री पे जो इधर हिस्सा होगा वो कितना होगा, जैसे मान लीजिए ये E है, E1 है, तो यहाँ कितना हो जाएगा, क्योंकि इस एंगल के पास वाली लाइन है तो E1 cos 60। इसी तरह से इधर E2 है तो ये भी 60 है, तो ये भी कितना होगा E2 cos 60, E2 cos 60। तो दोनों इसी तरफ है, दोनों को ऐड कर दिया तो ये तरीका लगा दिया। तो देखो यहाँ पे E1 ये लिखा, फिर cos 60, फिर ये प्लस का E2 cos 60, दोनों को ऐड कर दिया, ये आपका आंसर आ गया। तो जैसा कि मैंने बताया बहुत सारे तरीके हैं इस क्वेश्चन को करने के, या फिर आप क्या कीजिए, उनके बीच का एंगल देख लीजिए, जैसे कि इनके बीच का एंगल कितना है 120 डिग्री, तो आप क्या कर सकते हैं, E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर प्लस 2E1 E2 cos 120 वाला फॉर्मूला लगाएंगे, तब भी सेम ही आंसर आने वाला है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। जैसे कि मैंने कहा था कि उसी फिगर से 3 क्वेश्चन बन रहे थे, एक पॉइंट ए पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना था, एक पॉइंट बी पे निकालना था, और एक पॉइंट एक्स्ट्रा और दिया गया था सी पॉइंट। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी आपकी बुक का है, कहता है कि प्रीवियस एग्जाम्पल का जो ग्राफ था या फिगर था उसी से Q1 जो चार्ज पार्टिकल है उससे 0.05 डिस्टेंस पे एक पॉइंट सी है, वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड बताइए। तो बहुत इजी है, बिल्कुल सिंपल, 0.05 डिस्टेंस की वजह से पहले E1 निकालिए। फॉर्मूला क्या है, 1/4πε0, जो चार्ज पार्टिकल है यानी कि Q1, और अपॉन में उस पॉइंट सी के बीच में जो डिस्टेंस है। तो बस कैलकुलेटर से डायरेक्ट वैल्यू निकालिए, तो ये डायरेक्ट वैल्यू लिखी है। फिर Q2 की वजह से निकालिए, तो अब देखो ये अगर इसे 0.05 डिस्टेंस पे है और Q1 से Q2 कितनी डिस्टेंस पे था 0.01, तो दोनों ऐड करके कितना हो जाएगा 0.06 या 0.1, जो भी है वो आप फिगर में देख लीजिए, उनको ऐड कर दीजिए डिस्टेंसेस को और उसके स्क्वायर का डिवाइड कर दीजिए, तो ये पॉइंट सी पे Q2 की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया। अब दोनों की डायरेक्शन देखिए कैसी है, दोनों की डायरेक्शन देखेंगे तो एक मतलब रिपल्सिव है, एक अट्रैक्टिव है। चलिए मैं थोड़ा सा दिखाई देता हूँ ग्राफ में, तो उससे हमें पता लग रहा है कि ये माइनस होगा, मतलब ये देखिए, जैसे कि मैंने हमेशा कहा है, जहाँ आप ये सब चीज़ कैलकुलेट कर रहे हैं मतलब टेस्टिंग कर रहे हैं, तो सी पे हम क्या मानेंगे, पॉजिटिव। तो ये Q1 और सी के बीच में कैसा नेचर होगा इलेक्ट्रिक फोर्स का, रिपल्सिव। फिर ये रिपल्सिव होने के साथ साथ तो फिर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी कैसी होगी, रिपल्सिव, यानी कि इसकी डायरेक्शन किधर होगी, ऐसे, इलेक्ट्रिक फील्ड की। अब इसी तरह से Q2 का देखिए, Q2 और ये प्लस का है तो इन दोनों के बीच में कैसी होगी, अट्रैक्टिव। तो अट्रैक्टिव है तो वो कैसी होगी, इस तरफ। तो देखो फिगर से बहुत अच्छे से समझ आता है कि Q1 की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा E1, और ये Q2 की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है E2, उसकी डायरेक्शन ऐसी है, तो इस पॉइंट पे कितनी होगी, इन दोनों का डिफरेंस। तो इसीलिए हमने एंड में जाके क्या करो, दोनों को निकाल लो पहले, और जिस पॉइंट पर निकाल रहे हैं उनकी डायरेक्शन के हिसाब से जैसे प्लस माइनस करना है, तो यहाँ साफ साफ समझ आ रहा है कि माइनस करना है, और ये वैल्यू आपके ये आंसर आ गया। तो बहुत अच्छे क्वेश्चन थे ये। और इग्नू में जैसे मैंने बताया जो लेवल भी होता है वो थोड़ा सा ईजी होता है क्वेश्चन या न्यूमेरिकल्स का। अगर आप सिर्फ न्यूमेरिकल हर चैप्टर की प्रैक्टिस कर लेंगे तब भी इसमें मतलब अच्छे मार्क्स आ जाते हैं, 30 ऊपर मार्क्स अच्छे आ जाते हैं। अगर आपको 45 के आसपास चाहिए 50 में से, तो थ्योरी और डेरिवेशन थोड़ा सा देखना है। लेकिन अगर ऐसा सोचें कि सिर्फ न्यूमेरिकल न्यूमेरिकल कर लें तो फिर हमें थ्योरी भी थोड़ी पढ़नी पड़ेगी। चलिए अब आगे देखते हैं। ये है कॉन्टिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ये क्या है, अब देखिए, जो अभी तक हम पढ़ रहे थे थ्योरी, उसमें क्या कर रहे थे कि कहीं पे एक चार्ज पार्टिकल रखा हुआ है, जैसे कि ये प्लस का Q, और इसकी वजह से या इसके ऊपर इफेक्ट देख रहे थे, फोर्सेस देख रहे थे। मान लीजिए यहाँ पे भी प्लस का कोई दूसरा चार्ज है Q, तो इनके बीच में डिस्टेंस वगैरह ये सब देख रहे थे। लेकिन ये तो एक एज अ टेस्टिंग पार्टिकल थियोरटिकल था, ऐसा होता नहीं है। एक्चुअली में क्या है कि कोई भी आपके पास बॉडी है तो उसमें क्या है, चार्ज पार्टिकल, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स हैं, यहाँ हैं, या फिर प्रोटॉन हैं, उन्हीं की वजह से तो चार्जेस आते हैं। तो वो क्या है, चार्ज पार्टिकल तो इस पूरी बॉडी में है, इस पूरी बॉडी में है। तो फिर आप सिर्फ, क्योंकि यहाँ तो एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन टाइप था ना, कि यहाँ पे ये क्यू रखा है और ये
स्मॉल क्यू है तो इनके बीच में जो भी डिस्टेंस है उसके हिसाब से फोर्स से इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लो। लेकिन एक्चुअल में तो वो कोई एक बॉडी होगी, और उस बॉडी का पूरा चार्ज पार्टिकल थोड़ी एक जगह होगा, वो तो कुछ यहाँ है कुछ यहाँ है, ऐसे करके मिला के हम उसको कह सकते हैं, जैसे कि 4 कूलाम है या 10 कूलाम है, इस तरह की बात कर सकते हैं। तो वो एक जगह थोड़ी होगा, वो तो अलग अलग ऐसे डिस्ट्रीब्यूटेड है, थोड़ा सा यहाँ, फिर ओवरऑल मिला के फिर वो 4 कूलाम या 10 कूलाम है। तो वो किस किस तरह के चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हैं, अब हम उस पर फोकस करेंगे। तो देखते हैं क्या है। जो मैंने आपको डेफिनेशन मतलब फिगर्स अभी बता रहा था, वही चीज़ तो पहले लिखी गई है हमारे मतलब डेफिनेशन में। अ सिस्टम ऑफ क्लोजली स्पेस्ड चार्ज, जैसे कोई भी बॉडी है तो उसमें जो सिस्टम है उसके अंदर स्पेस चार्जेस जो भी हैं वो क्या बना रहे हैं, कॉन्टिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अभी कितने तरह के होते हैं इसके अंदर भी, तो हमने सिर्फ 3 तरह के हैं। पहला है लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, तीनों को अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे और फिर उनके ऊपर डेरिवेशन भी करेंगे। तो पहला है लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, दूसरा है सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, और तीसरा है वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो सबसे पहले देखते हैं लीनियर चार्ज वाला, जिसका दूसरा नाम है लाइन चार्ज डेंसिटी या फिर लीनियर चार्ज डेंसिटी। सिंपल है, नाम से ही समझ आ रहा है कि एक लाइन है, जैसे वायर है, इलेक्ट्रिक वायर को आप यहाँ पे एग्जांपल लीजिए तो बहुत अच्छे से समझ आएगा। सपोज ये आपके पास कोई भी इलेक्ट्रिक वायर है, और उसके बीच में जो ये बोल्ट वाला हिस्सा है, मान लीजिए इस पूरी बॉडी पे ये जो क्रॉस का साइन लगा हुआ है, ये क्रॉस का नहीं है वैसे प्लस है एग्जैक्टली। तो ये कोई चार्ज को दिखा रहा है कि यहाँ प्लस स्मॉल प्लस ऐसे करके, तो इनका कंबाइन क्या होगा, चार्ज कितना होगा, क्यू। तो हम निकालना चाहते हैं कि पर मीटर कितना चार्ज है। पर मीटर का मतलब क्या होता है कि उतने ही जितने का आपने चार्ज पार्टिकल, जैसे यहाँ से लेके यहाँ तक 10 मीटर डिस्टेंस है, मैं ऐसे ही सोचने के लिए बोल रहा हूँ, यहाँ से यहाँ तक टोटल कितनी डिस्टेंस है, 10 मीटर। और हम चाहते हैं कि डेंसिटी का मतलब होता है यूनिट पे निकालना, यानी कि 1 मीटर पे देखना चाहते हैं कि कितना चार्ज है। तो हम क्या करेंगे, टोटल डिस्टेंस में जो हमने चार्ज निकाला उसका डिवाइड कर देंगे, सिंपल सा लॉजिक है। तो हमने क्या किया, इफ द चार्ज वर डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर अ स्ट्रेट लाइन और ओवर द सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कुलर, या जैसे मैंने इलेक्ट्रिक वायर बोला जो भी है, तो उस पर हमने क्या निकाला, अगर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है और क्यू क्या है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है ओवर अ लाइन ऑफ लेंथ एल, तो लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या होगी, जिसको हम लैम्डा से रिप्रेजेंट करेंगे, तो इज इक्वल टू कितना होगा, जो टोटल चार्ज निकाला है आपके पास जो है वो, और अपॉन में एल का डिवाइड, जितनी डिस्टेंस का था। जैसे मैंने बताया कि 10 मीटर पे अगर 4 कूलाम मिलता है तो 1 मीटर पे कितना मिलेगा, सिंपल सा 6-7 क्लास का वो फॉर्मूला लगाया रेशियो प्रोपोर्शन का, कि 10 मीटर पे इतना है तो 1 मीटर पे कितना होगा, क्यू अपॉन एल। तो ये जो लैम्डा है, ये जो कांस्टेंट निकल के आता है उसी को हम बोलते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी। अब इसका थोड़ा सा डेरिवेशन पार्ट देख लेते हैं। हालांकि एग्जैक्टली ये फॉर्मूला ही याद रखना है आपको, लैम्डा इज इक्वल टू क्यू अपॉन एल। तो अगर हमें इस वाले पे निकालना है, इतने छोटे से हिस्से पे, कि ये फॉर्मूला ड्राइव होके कैसे आया, तो लैम्डा ऐसे निकालना है, तो लिमिट डेल्टा टी टेंस टू जीरो डेल्टा क्यू अपॉन, ये डेल्टा टी नहीं है, यहाँ पे डेल्टा एल है। जो आपको नोट्स मिलेंगे उसमें डेल्टा टी ही होगा, या मैं देख लूँगा, ठीक कर दूंगा अगर ठीक नहीं भी मिलता है आपको, क्योंकि ये पहले से ही अपलोडेड हो चुकी हैं। तो आप यहाँ पे एल उसको कर लीजिए। तो डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा एल है और लिमिट है, तो ये हमेशा डेरिवेटिव में चेंज होगा, यानी कि डी क्यू अपॉन में डी एल। और इसको आप इंटीग्रेट करोगे तो ये इंटीग्रेट करने पे ये नॉर्मल आ जाएगा, यानी कि क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो लैम्डा तो कांस्टेंट है, और डी क्यू का इंटीग्रेशन क्यू हो जाएगा, और डी एल का इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन ऑफ डी एल। तो लैम्डा तो कांस्टेंट है, ये बाद में हम चाहें तो बाहर भी निकाल सकते हैं। अगर ये आर पे डिपेंड कर रहा है तो वो अंदर ही रहेगा, और फिर उसको इंटीग्रेट करेंगे। तो ये तो एक आइडिया है सिर्फ कि हम ये फॉर्मूला आया कैसे, बाकी जब इसका इलेक्ट्रिक फील्ड का डेरिवेशन करेंगे तो वहाँ बहुत अच्छे से आपको मैं एक्सप्लेन करूँगा। तो मेनली जैसा कि मेरा कहना था अभी, कि आपको बस ये याद रखना है कि लीनियर चार्ज डेंसिटी में लैम्डा की वैल्यू क्या होती है, क्यू अपॉन एल। अगर आपको ये समझ आ गया है तो सरफेस और वॉल्यूम बहुत इजीली समझ आएगा। चलिए देखते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी में क्या है, कि सरफेस चार्ज डेंसिटी इज द चार्ज, फिर से पर यूनिट एरिया। तो ये सरफेस है, सरफेस मतलब एरिया से बात हो रही है, तो सरफेस डेंसिटी मतलब यूनिट एरिया में कितना चार्ज है। आप इसको ऐसे समझिए, जैसे लीनियर में क्या था कि लीनियर यानी कि यूनिट डिस्टेंस में कितना चार्ज है, सरफेस में क्या होगा कि एक यूनिट एरिया में कितना चार्ज होगा। तो इसके लिए हम इसको सिग्मा से डिनोट करते हैं, तो टोटल चार्ज और अपॉन में टोटल एरिया।
तो हमने इसको फॉर्मूले को याद रखना है, सिग्मा इज इक्वल टू क्यू अपॉन एस। सपोज ये कोई भी आपके पास सरफेस है, तो पूरी चार्ज पार्टिकल पे चार्ज कितना है, मतलब पूरे ये सोर्स या बॉडी पे कितना चार्ज है, क्यू, उसका पूरा एरिया कितना है, एस, तो यूनिक एरिया पे कितना होगा, तो क्यू अपॉन एस। इसको भी अगर हम ड्राइव करने की कोशिश करें तो सेम जैसे पहले अभी लेंथ का किया था, तो कि लिमिट डेल्टा एस टेंड टू जीरो डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा एस, और फिर इसमें लिमिट और डेल्टा है तो वो डेरिवेटिव में चेंज हो जाएगा, फिर इंटीग्रेट करेंगे तो ये आपका फॉर्मूला बन जाएगा। तो ये फॉर्मूला मैंने कहा है कि जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे इनकी वजह से, वहाँ अच्छे से समझ आएगा कि ये क्या कर रहे हैं। बाकी फिलहाल के लिए आप बस इतना याद रखिए कि सरफेस चार्ज डेंसिटी इज इक्वल टू टोटल चार्ज डिवाइडेड बाई टोटल सरफेस एरिया। सिमिलरली अगर आपको मिलता है व्हाट इज वॉल्यूम डेंसिटी ऑफ चार्ज, तो यहाँ पे वॉल्यूम और डेंसिटी वर्ड आ गया, तो यानी कि पर यूनिट वॉल्यूम में कितना चार्ज होगा, तो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी इज चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। तो इसको हम रो से रिप्रेजेंट करते हैं, ये इसका साइन है, तो इसका साइन क्या होगा, रो इज इक्वल टू क्यू अपॉन बी। अब एक बार रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले था लीनियर चार्ज डेंसिटी, तो उसमें क्या था, लैम्डा से रिप्रेजेंट करते थे और क्यू अपॉन एल। फिर सरफेस चार्ज डेंसिटी जिसको हम सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं, तो क्यू अपॉन एस। वॉल्यूमेट्रिक है तो रो इज इक्वल टू क्यू अपॉन वी। ये कोई भी 3D फिगर है, तो ये कोई भी वॉल्यूम या सरफेस के हिसाब से है, तो यहाँ पे ये डेल्टा भी चार्ज है, तो हमारा मतलब रो का फॉर्मूला क्या बनेगा, क्यू अपॉन बी। इसको भी अगर इंटीग्रेशन फॉर्म में देखना चाहें तो सेम जो लीनियर चार्ज डेंसिटी और सरफेस चार्ज डेंसिटी में था, लिमिट डेल्टा बी टेंस टू जीरो डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा बी, फिर वही क्रॉस मल्टीप्लाई करके, क्योंकि ये डेल्टा है और लिमिट, तो ये तो डेरिवेटिव में चेंज हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करके ये इंटीग्रेशन फॉर्म है। तो आज की क्लास में इतना ही है। नेक्स्ट क्लास में पहले हम इन तीनों के ऊपर एक दो न्यूमेरिकल देखेंगे छोटे छोटे। अच्छा, एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं, ये वाला, क्योंकि इसके बाद में जो मैं अभी बता रहा था इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे इन्हीं डिफरेंट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशंस की वजह से, तो उसमें इंटीग्रेशन वाला पार्ट वगैरह सब कुछ आ जाएगा। तो एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं। क्या है न्यूमेरिकल, कि चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड अलोंग द एक्स एक्सिस। तो इससे ही समझ आ गया हमें कि ये लीनियर है, सरफेस है या वॉल्यूमेट्रिक है। तो ये लीनियर है क्यों, क्योंकि चार्ज जो है वो एक लाइन के अलोंग या एक्स एक्सिस के अलोंग डिस्ट्रीब्यूटेड है। एक्स इक्वल टू जीरो टू एक्स इक्वल टू ये कोई डिस्टेंस दे रखी है, इससे भी पता लग रहा है, इन सच अ वे दैट इट्स लीनियर चार्ज डेंसिटी इज गिवन बाय, ये आपको लैम्डा दिया गया है, ए दिया गया है, ये जो ए एक्स स्क्वायर लिखा है यहाँ पे ए की वैल्यू आपको गिवन है, तो कैलकुलेट द टोटल चार्ज। तो अभी अभी हमने देखा है तीनों फॉर्मूलों में कि क्यू इज इक्वल टू में इंटीग्रेशन जीरो टू एल और ये लैम्डा डी एक्स। अगर ये सरफेस चार्ज डेंसिटी वाला होता तो हम यहाँ पे क्या लिखते, सिग्मा डी एस। अगर ये वॉल्यूमेट्रिक होता तो रो और फिर डी बी। क्योंकि ये लीनियर चार्ज डेंसिटी है तो लैम्डा डी एक्स, लैम्डा की वैल्यू गिवन है ए एक्स स्क्वायर, ए की वैल्यू पुट कर दीजिए, ए कांस्टेंट होने की वजह से बाहर निकाला, बचे हुए का सिंपल इंटीग्रेशन किया जो ऑब्वियसली आपको आना चाहिए, फिर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट सॉल्व किया, तो बहुत इजी न्यूमेरिकल था ये। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग जो इलेक्ट्रिक फील्ड्स होंगे डिफरेंट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से, जैसे कि पहले लीनियर फिर सरफेस, उनके डेरिवेशंस करेंगे। और फिर एक डेरिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट होगा कि एक इनफाइनाइट स्ट्रेट लॉन्ग वायर होगा, उसके उसकी वजह से किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे क्या इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो देखेंगे। तो उस डेरिवेशन में भी आपको डिस्ट्रीब्यूशन की सारी डेफिनेशन याद होनी चाहिए। जो और आज की क्लास में जो इससे पहले एक न्यूमेरिकल किया था जिसमें हमने 3 पॉइंट देखे थे, एक पॉइंट ए पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, एक पॉइंट बी पे कितना था, एक पॉइंट सी पे था कितना था। तो अगर वो डायरेक्शंस का आपको अगर समझ आ गया तो वो डेरिवेशन बहुत अच्छे से समझ आएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, उसमें हम लोग न्यूमेरिकल वगैरह आगे देखेंगे।